नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकैब शाला पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं टॉप 100 एंटोनिम्स जो एसएससी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अभी तक हम 4 वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमने टॉप 100 सिनोनिम्स देखे थे एसएससी एग्जाम्स वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंटोनिम्स के साथ। पहला वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल होता है शत्रुतापूर्ण, जिसमें हॉस्टिलिटी यानी कि दुश्मनी हो। इट इज़ एंटोनिम्स। इसके एंटोनिम्स हैं फ्रेंडली, एमिएबल, एमिकेबल, सिंपैथेटिक, फेवरेबल एंड जेंटल। फ्रेंडली तो आप जानते हैं, मित्रवत। एमिएबल होता है सौम्य, इसका मतलब भी वही होता है, फ्रेंडली होता है। सेम इज़ एमिकेबल। एमिकेबल और एमिकेबल सुनने में भी सेम लगते हैं और ये दोनों ही होते हैं जो भाईचारे से रिलेटेड कुछ होता है ना, दोस्ती से। नेक्स्ट है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक है सहानुभूतिपूर्ण, सिंपैथी रखते हैं तो किसी से सहानुभूति रखते हैं। फेवरेबल है अनुकूल और जेंटल है कोमल। हॉस्टाइल क्या होता है? शत्रुतापूर्ण। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे वर एंटरिंग द हॉस्टाइल टेरिटरी। वे हॉस्टाइल टेरिटरी में एंटर कर रहे थे, यानी शत्रु की, दुश्मन की सरजमी पर वो घुस रहे थे अंदर। अगर इसका उल्टा देखें तो होता है फ्रेंडली। शी लुक्ड एट मी विद अ हॉस्टाइल एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। उसने मुझे दुश्मनी वाले एक्सप्रेशन के साथ देखा। समझ गए? अगर मैं यहाँ पे हॉस्टाइल की जगह एमिएबल कर दूँ तो वो एक फ्रेंडली एक्सप्रेशन के साथ आपकी तरफ देख रही थी। एंटोनिम्स के देखिए एग्जाम्पल। शी हैड एन एमिएबल कॉन्वर्जेशन विद मी। उसने मेरे साथ बातचीत की जो मित्रवत थी, सौम्य थी। शी गेव मी अ सिंपैथेटिक लुक। उसने मुझे सहानुभूतिपूर्ण लुक दिया। वी हैड अ वेरी एमिकेबल रिलेशन। हमारा रिश्ता काफ़ी सौहार्दपूर्ण था। टुडेज मीटिंग रिजल्टेड इन एन एमिकेबल सेटलमेंट। आज की मीटिंग का अंत कैसे हुआ? दोस्ती के साथ हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। डॉक्टर स्पोक इन अ जेंटल टोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होता है लचीला, जैसे आप सभी जानते हैं। इसके एंटोनिम्स हैं रिजिड, स्टिफ, डिफाइंट, ऑब्स्टिनेट। रिजिड का मतलब होता है कठोर, समझे? कठोर। बर्फ क्या है? एक रिजिड स्टेट ऑफ मैटर है। बर्फ क्या है? आइस रिजिड स्टेट ऑफ मैटर है। वहीं पानी क्या है? लिक्विड है। वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। पानी क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट है स्टिफ, यानी सख्त। समझिए, देखिए स्टिफ और सख्त ना साउंड भी सेम सा करते हैं, रिलेट कर लीजिए। डिफाइंट, डिफाइंट होता है कोई ज़िद्दी होता है ना, अगर जो कहना नहीं मानता। अवज्ञाकारी, आज्ञाकारी ना हो, डिफाइंट। ऑब्स्टिनेट होता है वो भी ज़िद्दी, हट्टी होते हैं जो लोग, वो होते हैं ऑब्स्टिनेट। कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ऑब्स्टिनेट। एग्जाम्पल देखिए। आई हैव फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। क्या आपके फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं? जी हाँ, आप स्टूडेंट हैं, आप अपने हिसाब से वर्किंग आवर्स ले सकते हैं। लेकिन जब आप जॉब करेंगे तो क्या होंगे? आपके रिजिड वर्किंग आवर्स होंगे, राइट? सरकार के हिसाब से आपको वर्किंग आवर्स मिलेंगे। योर मैट्रेस शुड बी स्टिफ नॉट फ्लेक्सिबल। बोलते हैं ना धरती में सोना चाहिए, तो आपके जो मैट्रेसेस हैं, गद्दे हैं, वो स्टिफ होने चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं, कमर के लिए अच्छे नहीं होते। आई फाउंड हर अनकोऑपरेटिव एंड डिफाइंट। वो मुझे अनकोऑपरेटिव और अवज्ञाकारी लगी, उसने मेरी बातें नहीं मानी, तभी मैं ऐसा बोल रही हूँ। शी सीम टू बी ऑब्स्टिनेट एंड सेल्फिश। वो ऐसी लगती है जैसे हट्टी हो और सेल्फिश हो। आगे आइए, अगला शब्द है फर्टाइल। फर्टाइल उपजाऊ होता है, फलता फूलता होता है, ठीक है? और इसके एंटोनिम्स हैं बैरन यानी बंजर, डेजोलेट यानी सुनसान। ये याद रखिए, डेजोलेट सुनसान। द सॉइल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इज सो फर्टाइल दैट दे कैन ग्रो सेवरल क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर। लिख लीजिए इसे, थ्रू आउट द ईयर। आगे आइए। द सॉइल ऑफ राजस्थान एंड गुजरात इज़ ऑलमोस्ट बैरन। राजस्थान और गुजरात की जो सॉइल है वो काफ़ी हद तक बंजर है। सो फार्मिंग इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड इन दी स्टेट्स। इन स्टेट्स में फार्मिंग नहीं की जाती है। अ कम्युनिटी हैज़ स्प्रंग फ्रॉम दिस डेजोलेट प्लेस। एक कोई सुनसान इलाका है, वहाँ पे एक नई कम्युनिटी बस गई है।
ठीक है जी। अगला जाते हैं शैलो। शैलो होता है उथला, और डीप इसका एंटोनिम है यानी गहरा। होता है ना गहरा पानी और उथला पानी, बीच के करीब होता है। अगर ये बीच है तो ये है उथला पानी, और फिर अंदर जाते जाएंगे तो गहरा पानी। ठीक है जी। तो शैलो एंड डीप। शैलो जो है ना, आपने सुना होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स को जो कुकिंग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, शैलो फ्राई करते हैं या डीप फ्राई करते हैं, यानी कि थोड़ा कम तेल में तलते हैं या ज़्यादा में तलते हैं, उससे भी रिलेट कर लो। वी कैन फाइट, सॉरी दिस इज़ फाइंड, वी कैन फाइंड कोरल रीफ्स इन शैलो वाटर। कोरल रीफ क्या होते हैं भाई? आपने अगर जीके पढ़ी है, थोड़ी बहुत जीएस पढ़ी है, तो उसमें देखा होगा कि बड़े सुंदर ना एक जंतु होते हैं जो बीच से आप नीचे उतरेंगे ना तो पानी आता है, उस पानी में रंग बिरंगे से पौधे टाइप होते हैं, उनको कोरल रीफ बोलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर उनके रंग होते हैं, तो वो शैलो वाटर्स में मिलते हैं, डीप में नहीं मिलते हैं। देखो, द रे फिशेज रिमेन डीप इन द वाटर। ये ना एक वेराइटी होती है फ़िश की जो काफ़ी भारी होती है, उसकी पूरी बॉडी कार्टिलेज से बनी होती है, ऐसी ट्रायंगुलर शेप में होती है, कुछ ऐसी कुछ होती है, तो वो डीप वाटर में मिलती है, वो ऊपर आ ही नहीं पाती, इतनी भारी होती है। देखो, इनका अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल होता है। दैट गर्ल इज़ शैलो एंड मटीरियलिस्टिक। वो लड़की शैलो है और मटीरियलिस्टिक है। यहाँ पे शैलो का क्या अर्थ हुआ? मतलब उसकी जो सोच है ना, वो ज़्यादा गहराई में नहीं सोचती है, वो थोड़ा ऊपरी ऊपरी सोचती है, और उसे ना चीज़ों से ज़्यादा प्यार है, भावनाओं से कम, मटीरियलिस्टिक है। आगे आइए, अगला शब्द है एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। रिजेक्ट इसका एंटोनिम है अस्वीकार करना। दूसरा एंटोनिम है डिनाई यानी इनकार करना। एग्जाम्पल देखिए, दीपिका एक्सेप्टेड रणवीर्स मैरिज प्रपोजल एज शी वॉज आउट ऑफ ऑप्शंस। दीपिका ने रणवीर के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट किया क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट देखिए, हैड शी एनी चॉइस दीपिका वुड हैव रिजेक्टेड रणवीर्स प्रपोजल और शी वुड हैव डिनाइड मैरिंग रणवीर। अगर उसके पास कोई चॉइस होती तो दीपिका ने रणवीर का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया होता, या फिर शादी के लिए डिनाई यानी मना कर दिया होता। ठीक है जी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है कंपल्सरी। कंपल्सरी यानी अनिवार्य। अनिवार्य के एंटोनिम्स हैं ऑप्शनल या वॉलंट्री। ये तो बड़ा इजी सा है, कुछ सवाल कंपल्सरी होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं, बचपन से स्कूल में देख रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा क्या है? वॉलंट्री। वॉलंट्री क्या होता है? अपनी मर्जी से किया हुआ कुछ, स्वैच्छिक। एग्जाम्पल देखिए, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी इन टीयर 1, इन टीयर 2, ऑल्दो इन टीयर 3 एग्जाम ऑप्शनल चॉइस इज गिवन। अगला देखिए, इट वॉज नॉट कंपल्सरी टू रिप्रेजेंट, आई वेंट देयर वॉलंटरीली। मान लीजिए कोई प्रोग्राम था कॉलेज में, वहाँ पे आपको वॉलंटियर बनना था। वॉलंटियर मतलब जहाँ जो काम करते हैं ना, काम संभालते हैं वहाँ बच्चे, तो वॉलंटियर बन के आपको जाना था। लेकिन आपकी टीचर ने आप ही को चॉइस दी, देखो आना है तो आ जाइए, नहीं आना है तो मत आइए, कोई कंपल्शन नहीं है। तो आप वहाँ पे वॉलंटरीली बन गए वॉलंटियर। समझ गए? आ गया ये। अगला शब्द है डिनाउंस। डिनाउंस होता है आरोप लगाना या फिर गलत ठहराना, पब्लिकली किसी को गलत ठहराना। एंटोनिम है प्रेज यानी प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट वही प्रशंसा करना, डिफेंडेड यानी बचाव करना, अप्रिशिएट यानी सराहना करना। मिलते जुलते ही हैं सारे, समझ गए होंगे आप। तो डिनाउंस क्या हुआ? आरोप लगाना। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द पीएम अपीयर्ड ऑन टीवी टू डिनाउंस द रशियन अटैक्स। पीएम जो हैं टीवी पर आए और उन्होंने रशियन अटैक जो हो रहे हैं यूक्रेन पे, उनको डिनाउंस किया यानी कि उन्हें गलत ठहराया। देखिए इसका एंटोनिम देखिए, द पीएम कॉम्प्लीमेंटेड और अप्रिशिएटेड द एक्ट ऑफ काइंडनेस शोन बाय यूक्रेनियन गवर्नमेंट। पहले तो रशिया को उनको क्या किया? डिनाउंस किया उनके एक्शंस को, और फिर क्या किया? कॉम्प्लीमेंट किया यूक्रेन के गवर्नमेंट के एक्शंस को टीवी पे आके, है ना, अप्रिशिएट किया या कॉम्प्लीमेंट किया। ये दोनों हो गए। आगे देखिए, गुड ग्रेड्स अर्नड हिम हिज मदर्स प्रेज। अच्छे नंबर आए तो उसको अपनी माता जी की प्रशंसा मिली। ठीक है जी। अगला देखिए, प्रोफेसर वीरू सहस्त्रबुद्धि डिनाउंस्ड राजू रस्तोगी इन फ्रंट ऑफ होल क्लास।
वीरू सहस्त्रबुद्धि क्या करते हैं? राजू रस्तोगी की पूरी क्लास के सामने बेइज्जती करते हैं ना, डिनाउंस करते हैं, यानी आरोप लगाते हैं। अगला देखिए, रणछोड़ दास छांचड़ डिफेंडेड राजू इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। ऑन दी अदर हैंड रणछोड़ दास क्या करते हैं? वो खड़े होते हैं अपने दोस्त के लिए और डिफेंड करते हैं सबके सामने। ये भी हो गया जी, ये भी हो गया। आगे आइए, गिल्टी यानी दोषी ठहराना, इनोसेंट निर्दोष होना, इजी। एग्जाम्पल देखिए, सलमान खान वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ द क्राइम, स्टिल ऑडियंस एंड फैंस फाइंड हिम इनोसेंट। हालांकि कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है, लेकिन ऑडियंस और फैंस जो है ना, उनकी आंखें धोती नहीं है, उन्होंने उन्हें अभी भी इनोसेंट माना हुआ है। आगे देखिए, इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल होता है जिसके बिना काम ना चल सके, ऐसी कोई चीज़ जिसके बिना काम ना चल सके, हम डिस्पेंस ही ना कर पाएँ जिसके बिना, तो वो अनिवार्य चीज़ होगी ना आपके लिए। देखिए, एंटोनिम्स हैं सुपरफ्लुअस, इनएसेंशियल, अनइम्पॉर्टेंट। सुपरफ्लुअस ऐसा होता है जो अनावश्यक हो, फालतू हो। सुपरफ्लुअस एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है कुछ, जैसे कि कभी कभी ना आप गलत बोल देते हैं, हम ना बोल देते हैं, वर्ड बोल देते हैं बेफालतू। ये बे जो होता है ना, ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, आगे जो भी वर्ड है उसको नेगेट करता है ये, तो यहाँ पे बे की ज़रूरत ही नहीं थी, फालतू काफ़ी अपने आप में। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सुपरफ्लुअस क्या है, तो सुपरफ्लुअस ऐसा कुछ होता है जो आपने फालतू में लगा दिया, है नहीं। इनअसेंशियल हो गया गैर ज़रूरी, असेंशियल ना हो जो। अनइम्पॉर्टेंट हो गया महत्वहीन, जिसकी कोई महत्ता ही ना हो। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ACs आर इंडिस्पेंसिबल इन द समर सीजन। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, दिल्ली के आसपास कहीं रहते हैं, तो यहाँ गर्मियाँ झेलिए, आपको पता चलेगा कि AC आपकी ज़िंदगी में अनिवार्य हो जाएगा, इंडिस्पेंसिबल हो जाएगा। ओके, AC become inessential और unimportant in the winter season. On the other hand, जैसे यहाँ पे ठंड आती है, वैसे ही AC जो है वो inessential हो जाते हैं, unimportant हो जाते हैं। अगला देखते हैं, she made her presence indispensable. उसने अपनी प्रेजेंस को indispensable यानी अनिवार्य बना लिया था, उसके बिना काम नहीं चल सकता था अब। Her boss cannot do anything without her. ठीक है जी। आई फाउंड हर प्रेजेंस सुपरफ्लुअस। और अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके बिना काम हो सकता था, तो वो कहलाएगा सुपरफ्लुअस, गैर ज़रूरी। आगे आइए, अगला शब्द है नेटिव। नेटिव यानी स्थानीय। देखो, इंडिया क्या है? एक नेशन है ना, इंडिया क्या है? एक नेशन है, और आप यहाँ के नेटिव हैं, यहाँ के स्थानीय हैं। समझ गए? नेटिव स्थानीय, नेशन देश, उस स्थान के लिए। एंटोनिम्स है एलियन। एलियन होता है विदेशी। एलियन वही नहीं होता जो पुराने किसी दूसरे ग्रह से आया है। एलियन वो भी होता है जो किसी और कंट्री, किसी और कॉन्टिनेंट से आया है, आपके देश में वो एलियन होता है। सेम है फॉरेन, जो फॉरेन कंट्री से आया है, कहीं बाहर से आया है। और सेम ही है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक वो जो आपकी धरती, आपकी जो ज़मीन है, वहाँ से बिलोंग ना करके कहीं और से आया हो। कोई क्यूजीन भी होती है एग्जॉटिक, है ना, बाहर का जो खाना पीना कोई चीज़ होती है, वो भी एग्जॉटिक कहलाती है, विदेशी होती है। एग्जाम्पल देखिए, द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो वॉज अ नेटिव ऑफ इटली। वो इटली के रहने वाले थे। हैंस एलियन टू इंग्लिश कल्चर। इसीलिए वो इंग्लिश कल्चर से एलियन थे, वहाँ से रूबरू नहीं थे। देखिए, द मैरीगोल्ड इज़ अ नेटिव ऑफ सर्दर्न यूरोप एंड हैंस एन एक्सॉटिक फ्लावर फॉर अस। मैरीगोल्ड होता है गेंदे के फूल। गेंदे के फूल एक्चुअली ना सर्दर्न यूरोप के होते हैं, सर्दर्न यूरोप में उगाए जाते हैं, वहाँ के नेटिव हैं, स्थानीय हैं, तो वो हम लोगों के लिए क्या हो गए? एग्जॉटिक हो गए, विदेशी हो गए। अ नेटिव ऑफ चाइना इज़ फॉरेन सिटीजन फॉर इंडियंस। चाइना में रहने वाला, वहाँ से बिलोंग करने वाला, हमारे लिए तो फॉरेन सिटीजन हो जाएगा ना। अगला देखिए, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, स्पिरिट। ठीक है, बहुत सुना होगा ये शब्द तो आपने, आध्यात्म से जुड़ा हो जो। एंटोनिम्स है फिजिकल, जो भौतिक है, जिसे आप छू सकते हैं। मटीरियल, सामग्री यानी कि सामने रखा हुआ कुछ है। बॉडीली, शारीरिक, जिसका शरीर है। स्पिरिचुअल जो होगा वो दिखाई नहीं देगा, फिजिकल नहीं होगा, है ना, मटीरियल नहीं होगा, बॉडीली नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, वी हैव लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद आवर स्पिरिचुअल लाइव्स एंड आवर लाइव्स हैव बिकम मटीरियल ओरिएंटेड। हमारा जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है ना, उसके साथ में
कॉन्टैक्ट टूटता जा रहा है। बहुत कम लोग हैं जो अभी आध्यात्म से जुड़े हैं, सभी मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, चीज़ों पे ज़्यादा गौर करते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए, when one deep dive into one's spiritual self, he or she lose contact with the physical world or the bodily matters. जब एक इंसान अपने स्पिरिचुअल सेल्फ में डीप डाइव करता है, यानी कि डुबकी लगाता है, एक गहरी डुबकी लगाता है, तो वो अपने फिजिकल वर्ल्ड, जो भौतिक दुनिया है उसके आसपास, या जो बॉडीली सराउंडिंग्स हैं, उससे वो कांटेक्ट तोड़ देता है। नेक्स्ट वर्ड है विकेड। विकेड यानी दुष्ट। इंटोनिम्स है गुड, राइटियस, मॉरल, वर्च्यूअस। गुड यानी अच्छा, राइटियस यानी नैतिक, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अच्छा शब्द है ये। मॉरल हमेशा से जानते हैं आप, नैतिक। और वर्च्यूअस होता है धार्मिक या सदाचारी, ये भी बहुत अच्छा है, वर्च्यू से आया है वर्ड, वर्च्यू से आया है। देखिए, द विकेड ओल्ड मैन थ्रेटन द चिल्ड्रन। एक दुष्ट बूढ़ा आदमी बच्चों को डरा रहा था। ठीक है जी, उसने डराया बच्चों को। द गुड ओल्ड मैन मेड द चिल्ड्रन लाफ ऑन द अदर हैंड। देखिए, एक अच्छा बूढ़ा आदमी बच्चों को हंसा रहा था। ही इज़ अ राइटियस पर्सन विद मॉरल वैल्यू, अनलाइक बद्री हु यूजेज हिज विकेड सेंस ऑफ ह्यूमर टू गेन अटेंशन। वह एक नैतिक इंसान है, नैतिक पुरुष है, बद्री की तरह नहीं है, जो अपने दुष्ट सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करता है, हंसी मजाक का इस्तेमाल करता है, ताकि लोग उसको गौर करें, उस पर अटेंशन अपनी दे। शी इज़ अ वर्च्यूअस वुमेन। वो एक सदाचारी महिला हैं, धार्मिक महिला हैं। नेक्स्ट इज कैप्टिविटी। कैप्टिविटी यानी कैद कर लेना। सिनोनिम्स के टाइप में हमने एक वर्ड पढ़ा था, कैप्टिवेट। कैप्टिवेट होता है मंत्रमुग्ध कर लेना, है ना। वहाँ पे क्या, अटेंशन को कैद कर लिया है, किसी की अटेंशन को कैद कर लिया है। कैप्टिविटी क्या है, लिटरली कैद कर लेना। एंटोनिम्स है लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, और फ्रीडम आप जानते हैं, आज़ादी। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर ऑलमोस्ट अ लाइफ लॉन्ग कैप्टिविटी सरबजीत फाइनली रिटर्न टू इंडिया। एक पूरी उम्र भर की कैद के बाद सरबजीत फाइनली इंडिया आए अपने घर। एंड रियलाइज्ड फ्रीडम, और आज़ादी का अनुभव किया। ही मस्ट हैव मिस्ड द लिबर्टी ऑफ बीइंग होम। उन्हें ज़रूर घर में रहने वाली जो स्वतंत्रता थी वहाँ पर बहुत याद आती होगी। आगे देखिए, अगला शब्द है क्लियर यानी स्पष्ट। क्लियर क्लियर बात करिए, स्पष्ट रूप से बोलिए, कहते हैं ना। तो एंटोनिम्स है ओपेक, मर्की, डिम एंड नेब्यूलस। एक एक करके देखते हैं। ओपेक तो आप जानते हैं, अपारदर्शी। देखो, ट्रांसपेरेंट शीशा होता है ना, जिसमें से आप आर पार देख सकते हैं। और अगर कोई दीवार होगी तो वो क्या होगी, ओपेक होगी, यानी अपारदर्शी होगी, उसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। अगला वर्ड है मर्की, धुंधला। डिम, डिम क्या होता है, मंदा मंदा सा नज़र आता है ना, ये है मध्यमा, कोई धुंधला धुंधला सा कुछ नज़र आता है। नेब्यूलस, नेब्यूलस भी होता है अस्पष्ट। देखो, नेब्यूलस समझाती हूँ मैं। नेब्यूला ना गैस का वो गोला होता है जो पास 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 आता है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो अंदर पास पास आते हैं और एक स्टार बन जाता है, वो होता है नेब्यूला। तो नेब्यूलस क्या हुआ, कुछ धुंधला सा ही होगा, है ना, गैस का था कुछ गोला। आई होप यू कैन रिलेट, अगर आपने थोड़ा बहुत साइंस बैकग्राउंड से आप हैं तो, अगर नहीं भी हैं तो भी अस्पष्ट हो, नेब्यूलस होगा। ठीक है जी, देखिए, द ग्लास इज क्लियर, द ग्लास इज ओपेक। ओह गॉड, यहाँ पर ग्लास नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था, वॉल होना चाहिए था। ग्लास तो क्लियर होता है पर वॉल ओपेक होती है। ठीक है जी, सॉरी फॉर दिस। अगला है से क्लियर व्हाट यू वांट, डोंट यूज द नेब्यूलस अप्रोच। साफ साफ कहिए आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे सामने अस्पष्ट बातें न करें, साफ साफ बोलिए। इट वॉज नॉट क्लियरली विजिबल एज द लाइट्स वर डिम और एज द नाइट वॉज मर्की। वहाँ कुछ स्पष्ट तरीके से नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि लाइट्स डिम थी या फिर नाइट मर्की थी, यानी कि धुंधली थी। नेक्स्ट इज़ एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, मतलब उसको निर्दोष साबित हो जाए कोई अगर तो। और इसका एक सिनोनिम होता है एब्जॉल्व। ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। एंटोनिम सीख लेते हैं, कन्विक्ट,
सेंटेंस अक्यूज। कन्विक्ट होता है आरोपी ठहराना। बाय कोर्ट सेंटेंस पनिशमेंट मिलना बाय कोर्ट। और अक्यूज होता है आरोप लगाना, मतलब ये कोर्ट ने नहीं, अभी सिर्फ किसी ने लगाया है, किसी विक्टिम ने। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। चार्ल्स वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हिज नेबर विलियम। वंस द कोर्ट convicted him of the crime, he was given a sentence of 14 years of rigorous imprisonment. And as a result of this, George was finally exonerated or absolved from the prison. Situation समझिए, विलियम का मर्डर हुआ है, चार्ल्स ने किया है, लेकिन फर्स्ट जॉर्ज गया है। तो चार्ल्स को एक्यूज़ किया गया, कोर्ट ने उसे कन्विक्टेड ठहराया यानी आरोपी ठहराया, और उसे सेंटेंस मिली यानी पनिशमेंट मिली। और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस जॉर्ज को एग्जॉनरेट कर दिया गया, एब्जॉल्व कर दिया गया यानी दोष मुक्त कर दिया गया। अच्छे शब्द हैं ये, न्यूज़पेपर में काफ़ी जगह आपको देखने को मिलते होंगे। नेक्स्ट इज़ फ्लोरिड। फ्लोरिड का अर्थ होता है गहरे रंग का, और इसके एंटोनिम है पेल यानी फीका और प्लेन यानी सादा। माई सिस्टर ऑलवेज प्रेफर क्लोथ विद फ्लोरिड प्रिंट्स अनलाइक मी। आई लाइक पेल कलर्स एंड प्लेन ड्रेसेस। मेरी सिस्टर को कपड़ों में गहरे रंग पसंद आते हैं, मेरी तरह नहीं, मुझे पेल यानी फीके और प्लेन ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। अगला आ जाते हैं इंटेंशनल यानी जानबूझकर। एंटोनिम है एक्सीडेंटल, जो बाय एक्सीडेंट हो गया है, और अनप्लान्ड, जिसका कोई प्लान पहले से नहीं था। एग्जाम्पल से समझिए। Believe me, every word I said was unplanned. None of it came intentionally. The misunderstanding is absolutely accidental. मेरा विश्वास कीजिए, हर शब्द जो मैं कह रही हूँ वो अनप्लैंड है, अनियोजित है। None of it came intentionally. इनमें से कुछ भी जानबूझकर नहीं कहा गया है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो एकदम एक्सीडेंटल है। नेक्स्ट देखिए रेवरेंस। ये आपने पिछली जो सिनोनिम्स की सीरीज़ थी वहाँ भी देखा है। श्रद्धा या सत्कार करना, आदर करना, वो होता है रेवरेंस। इसके एंटोनिम्स देखिए। डिसरिस्पेक्टफुल यानी कि असम्मानजनक, कॉन्टेम्प्ट यानी घृणा करना, स्कॉर्न यानी तिरस्कार करना, डांट लगाना, डेस्पाइस यानी घृणा करना। ये सभी शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और रिपीट होते हैं, इनको रट लीजिए किसी तरह। मिस्टर डैनियल लरूसो हैड डीप रेवरेंस फॉर मिस्टर मियागीज टीचिंग्स। एग्जाम्पल में कहा गया है मिस्टर डैनियल लरूसो बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं किनके प्रति? मिस्टर मियागी की टीचिंग्स के प्रति। अगला देखिए। कॉलिंग नेम्स इन लोकसभा इज़ कंसिडर्ड एज अ कॉन्टेम्प्ट ऑफ द हाउस। कॉलिंग नेम्स का मतलब होता है गालियाँ देना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना। तो अगर कोई लोकसभा के अंदर, लोअर हाउस के अंदर गालियाँ देगा तो वो उसका लोकसभा का कॉन्टेम्प्ट माना जाएगा। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं ना, मतलब उसे घृणा की नज़रों से देखा जाएगा। अगला देखिए। आफ्टर द डाइवोर्स शी ट्रीटेड हिम विद स्कॉर्न। डाइवोर्स के बाद वह अपने पति को तिरस्कार से ट्रीट करती थी। द टू ग्रुप्स डिस्पाइस ईच अदर। जो दोनों ग्रुप हैं वो एक दूसरे से घृणा करते हैं। आ गया ये। अगला है सस्पिशियस। सस्पिशियस होता है संदिग्ध। आप अगर मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ बोलते हैं ना, सस्पिशियस आइटम है वो चेक कर लीजिए, यानी कोई संदिग्ध सामान है तो उसे चेक कर लीजिए। एंटोनिम्स देखिए। सर्टन, डेफिनेटिव, दोनों का अर्थ है निश्चित, कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम जानते हैं क्या है। सर्टन है, डेफिनेटिव है, डेफिनेटली वही सामान रखा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है। बाकी देखिए। ट्रस्टवर्दी, क्रेडिबल, विश्वसनीय, दोनों का ही अर्थ है विश्वसनीय, जिसमें ट्रस्ट किया जा सके, जिसमें क्रेडिबिलिटी हो, क्रेडिबल। पुलिस इज़ नॉट ट्रीटिंग द फायर एज सस्पिशियस ऑल्दो आई एम नॉट सर्टन ऑफ द नेचुरल कॉज। पुलिस जो आग लगी है उसको सस्पिशियस की तरह ट्रीट नहीं कर रही है, मतलब उन्हें कोई संदिग्ध कोई सोर्स होगा उस आग के पीछे, वो इस तरह ट्रीट नहीं कर रही है। हालांकि मुझे क्या लगता है कि कोई नेचुरल कॉज नहीं हो सकता आग लगने का। इज़ ही ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल?
ही सीम सस्पिशियस, क्या वह विश्वसनीय है, मुझे वह सस्पिशियस लगता है। आगे देखिए, टार्डी यानी देर से, सुस्त और धीमा। एंटोनिम्स है प्रॉम्प्ट यानी तत्पर, अर्ली यानी जल्दी, क्विक यानी शीघ्र। जस्टिस इज ऑफन टार्डी इन आवर कंट्री, प्रॉम्प्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट आर रेयरली सीन। हमारे देश में जो जस्टिस है यानी कि जो न्याय की प्रक्रिया है वह धीमी है, सुस्त है और देर से जस्टिस मिलता है लोगों को। प्रॉम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो बहुत रेयरली देखने को मिलती हैं। प्रॉम्प्ट माने जो जल्दी जल्दी हो जाए, तत्पर हो। आगे देखिए, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट यानी कि तेज़ करना। एक्सेलरेशन अगर आपने स्कूल में पढ़ा है, याद है, तो आप समझ गए होंगे। एंटोनिम्स हैं डिले। डिले, स्लेकन, इम्पीड। डिले होता है विलंब, स्लेकन यानी ढीला करना, रिलैक्स करना, और इम्पीड यानी बाधा डालना। तेज़ तो होगा नहीं, बाधा डलेगी तो धीमी होती जाएगी चीज़। इम्पीड यानी बाधा डालना, ये हम सिनोनिम्स में भी देख चुके हैं। Have you noticed the price of bread slice? Inflation is accelerating. Maybe I should learn how to bake. ये आज ही की सच्ची घटना पर है। 30-35 की जो प्राइस में ब्रेड आती थी, ब्रेड का पैकेट, वो आज की डेट में 65 रुपये का हो गया है। तो देखा है आपने, क्या बोल रहे हैं, हैव यू नोटिस द प्राइस ऑफ ब्रेड? इन्फ्लेशन इज़ एक्सेलरेटिंग। महंगाई जो है वो इतनी तीव्रता से बढ़ रही है। शायद मुझे बेक करना यानी ब्रेड को बनाना सीख ही लेना चाहिए। अगला देखिए, स्लेकन द रोप और इट विल ब्रेक। किसी रस्सी को अगर बिल्कुल खींच के अगर तान के लगाओगे तो वो टूट जाएगी, राइट। तो वो क्या कह रहा है, ढीला छोड़िए रस्सी को ताकि वह टूटे ना। वी नीड टू चैलेंज द लॉज दैट इम्पीड सक्सेस एंड द लॉज दैट एक्सेलरेटेड शुड बी प्रमोटेड। हम लोगों को ऐसे लॉज को चैलेंज करना चाहिए जो सक्सेस को इम्पीड करते हैं, सक्सेस में बाधा डालते हैं। ऐसे लॉज को एक्सेलरेट करना चाहिए जो उसे प्रमोट करते हैं, सक्सेस को प्रमोट करते हैं। आगे आइए, अगला शब्द है अफर्म। अफर्म यानी पुष्टि करना। एंटोनिम्स है रिफ्यूज़, डिसअग्री। रिफ्यूज़ क्या है, इनकार करना, और डिसअग्री यानी असहमत होना, अग्री ना होना। संजना neither affirmed nor refused her coming to Delhi. संजना ने ना तो हाँ भरी है दिल्ली आने के लिए, ना कहा है। समझ गए, neither affirmed nor refused। आगे देखिए, when you affirm for a belief your subconscious mind works on it positively। जब आप किसी विश्वास, कोई ऐसी बात बोलें जिस पर आपको विश्वास है, हाँ कहें उसके लिए, अफर्म करें, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे तेज़ी से सच करने में लग जाता है। एंड व्हेन यू प्रेजेंट अ डिसअग्रीमेंट टू इट, इट एक्ट्स नेगेटिवली। जब आप उसे नेगेट करते हैं, अफर्म नहीं करते हैं, तो वो उससे नेगेटिवली एक्ट करना शुरू हो जाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आगे देखिए, ऑल्टरकेशन अच्छा शब्द है। ऑल्टरकेशन होता है झगड़ा। झगड़ा हाथापाई वाला नहीं, सिर्फ बातों में अगर कोई झगड़ा होता है तो वो कहलाता है ऑल्टरकेशन। तो एंटोनिम्स है कॉम्प्रोमाइज़ यानी समझौता। आपकी गली मोहल्ले में जो लड़ाई होती हैं वो ऑल्टरकेशन होती है, हाथापाई तो नहीं होती। और अंत में वहाँ क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ यानी समझौता हो ही जाता है, अग्रीमेंट हो ही जाता है। और एक इसका एंटोनिम बैठता है फ्रेंडली डिस्कशन। अगर वो ऑल्टरकेशन हुआ ही ना होता, आंटियों में उन्होंने आपस में फ्रेंडली डिस्कशन कर लिया होता, तो समझौते की नौबत ही ना आती। फ्रेंडली डिस्कशन हो गया मैत्रीपूर्ण चर्चा। देखिए, लकी गॉट इनटू सेवरल ऑल्टरकेशन विद हिज बॉस। At last, he was the one who compromised. They finally reached an agreement over the matter. लकी की काफ़ी झगड़े होते हैं, बातचीत के थ्रू झगड़े होते हैं बॉस के साथ में, तो लेकिन वो ही अंत में उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया बॉस के सामने, और जो भी उनका मैटर चल रहा था उस पर उन्होंने अग्री किया। अगला है अपॉइंट यानी नियुक्त करना। एंटोनिम है डिसमिस यानी बर्खास्त करना। When Swati got dismissed from the office, the board appointed Rahul as incumbent chairman. जब स्वाति डिसमिस हुई तो राहुल अपॉइंट हो गए। समझ गए, डिसमिस हुई तो अपॉइंट हो गए। अप्रोच, अप्रोच होता है समीप आना, पास आना।
एंटोनिम होगा अवॉइड, बचना, या तो कोई है मान लो खड़ा है, दोस्त है आपका तो अप्रोच करोगे, दोस्त नहीं है तो अवॉइड करोगे, बचोगे, है ना। अगला देखिए विड्रॉ, वापस लेना, समीप जाना, वापस लेना, विड्रॉ। रिट्रीट, पीछे हटना, रिसीड भी है पीछे हटना, ये दोनों अच्छे शब्द हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, मॉनसून अप्रोच इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन द मंथ ऑफ मई, मॉनसून जो है वह इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अप्रोच करता है मई के महीने में। एंड रिट्रीट्स इन द एंड ऑफ सेप्टेम्बर। अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ये बात जानते होंगे आप, हमारे देश में मई के महीने में मॉनसून आने लगता है और सितंबर में वो रिट्रीट यानी पीछे हटने लगता है। द यूएस आर्मी withdrew from Afghanistan in 2021 after 2 decades। अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ सुनते हैं तो आप जानते होंगे कि यूएस आर्मी 20 साल तक अफ़गानिस्तान में अपने कैंप लगा कर बैठी थी और 2021 में फाइनली उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वहाँ से वो वापस चले गए। आगे देखिए, गगन हर्ड माई फुटस्टेप्स रिसीड डाउन द हॉल। गगन ने क्या सुने, मेरे फुटस्टेप सुने वापस जाते हुए डाउन द हॉल। यहाँ हमारे 25 एंटोनिम्स ख़त्म हो गए हैं। तो इस सीरीज़ में इसी तरह 4 वीडियो आएंगी, टोटल 3 वीडियोज़ और आना है ताकि हम 100 पूरे कंप्लीट कर लें। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, कोई कमी दिखती है तो भी, अच्छा लगता है तो भी। अगर आपको लग रहा है स्लो जा रहा है तो वो भी लिखिए, स्पीड बढ़ाने के लिए अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो वो भी लिखिए। वो कैबशाला आपकी मदद करने के लिए है, तो डेफ़िनेटली इसका फ़ायदा उठाइए, फ़ीडबैक दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा और मैं अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने में भी सक्षम हो पाऊँगी अगर आपका फ़ीडबैक आता है तो। दिस इज़ वर्षा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, हर वीडियो देखिए, मिस आउट मत कीजिए, आप ही के बेनिफिट के लिए है। बाय बाय।